हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, हमने चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बिना लेट करे, जहाँ तक हमने पार्ट 1 कवर किया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए थे प्लैनेट्स पे। ठीक है, प्लैनेट से पहले हमने लाइन बाय लाइन समझा था, अब आगे का समझते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट होते क्या हैं, जिनको हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे चारों ओर, जैसे अर्थ है, अर्थ इटसेल्फ एक प्लैनेट है, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वेनस हो गया, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे इनके बारे में और आगे फर्दर जानते हैं। ए प्लैनेट इज ए लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते हो कि एक बहुत बड़ा और विशाल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, गोलाकार पिंड होता है, जो कि सन के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। अवर अर्थ इज ए प्लैनेट एज इट रिवॉल्व अराउंड द सन एज शोन इन फिगर। देखिए आगे जो फिगर आपको दिखाई गई 12.7, उसमें आपको अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हमारी अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। द अर्थ टेक्स नियरली 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। देखिए सन की पूरी कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, सपोज करिए सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, तो पूरी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लगाती है, 365 डेज। ठीक है, एंड 6 आवर, जो कि वो आपको आगे पता चलेगा, जो आपका जुड़ के 4 साल बाद 6 आवर ऐड होके 24 आवर होके एक लीप ईयर बन जाता है। ठीक है, तो ये भी 1 साल लेती है इसके चारों तरफ कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ की तरह ही और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो जैसे जैसे अर्थ हमारी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो अपनी एक्सिस पर भी ये रोटेट करती रहती है। फॉर वन फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर विच इज कॉल्ड ए डे। और अपनी एक्सिस पर पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना लगता है, अप्रोक्स 24 आवर लगते हैं। ठीक है, जिसको एक दिन कहते हैं हम पूरा। लाइक द अर्थ अदर प्लैनेट्स आल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ की तरह ही दूसरे प्लैनेट भी इसके सन के चारों ओर जो ये रिवोल्यूशन कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे भी वो रोटेट करते रहते हैं इसके साथ साथ। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इज इन नेक्स्ट ग्रेड। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नेक्स्ट ग्रेड में समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये पूरे का पूरा हमारा सोलर सिस्टम हो गया, जिसके सेंटर में आपको अर्थ दिख रहा है, ये आपका मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी हो गया, दूसरा आपका वेनस हो गया, थर्ड पे आप हमारी अर्थ आती है जिस पर हम रहते हैं, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर आता है, सिक्स पे सैटर्न आता है, सेवन पे आता है यूरेनस और एट पे आता है नेपच्यून। ठीक है, और जो ये आपको देखिए बारीक बारीक आपको ग्रहों की जो पट्टी है, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट इसको। ठीक है, छोटे छोटे से एस्ट्रॉयड हैं जो आपके किसके बीच में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू। इसके बाद में मैं एमसीक्यू की वीडियो भी इस चैप्टर की लाने वाला हूँ, आप उसको देख लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी वो। तो ये किसके बीच में है, आपकी मार्स के और जुपिटर के बीच में है, जो आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। ठीक है, द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए जैसे जैसे वो दूर होते जा रहे हैं सन से, उनकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे नज़दीक क्या है सन के, मरकरी है, दूसरे पे वेनस है, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सैटर्न, सेवन पे यूरेनस और एट पे नेपच्यून। तो सबसे पास कौन सा है, मरकरी, और सबसे दूर नेपच्यून है। द इनर 4 प्लैनेट नियरेस्ट टू सन दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर स्मॉलर इन साइज। देखिए सन के जो पास वाले 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के चारों छोटे हैं साइज में। दे हैव सॉलिड सरफेस विद रॉक्स ऑन देम। और इनकी चारों की जो सरफेस है वो सॉलिड है, जिन पे रॉक्स है, चट्टानी है, चट्टाने हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वेरियस नेम्स हैव बीन यूज अक्रॉस इंडिया फॉर द प्लैनेट्स विजिबल टू द नेक्ड आई। देखिए जो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही, सॉरी भारत में नहीं, मतलब एंशियंट टाइम से ही बिना किसी भी यंत्र के नेक्ड आई से जो भी प्लैनेट देखे जा सकते थे, उनके लिए भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम का यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल बुद्धा, मरकरी को क्या बोला गया, बुध।
शुक्र बोला गया वेनस को, पृथ्वी अर्थ है ही हमारी, मंगल बोला गया मार्स को, और बृहस्पति और गुरु जुपिटर और सैटर्न को बोला गया। ठीक है, जिनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइट एट dawn and dusk and is commonly called the morning star or the evening star even though it is not a star। देखिए जो वेनस है यहाँ पर, वो उसको क्या बोलते हैं, डाउन और डस्क, भोर और संध्या का चमकता हुआ, ये डाउन और डस्क में चमकता हुआ दिखाई देता है क्या, वेनस स्टार। इसलिए इसे भोर का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, या फिर इवनिंग स्टार, संध्या का तारा कहा जाता है। हालांकि ये कोई स्टार नहीं है, ये स्टार थोड़ी है, इसमें खुद की कोई चमक थोड़ी है, तो ना खुद की लाइट है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट बिकॉज इट अपीयर्स रेड। मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। ये भी आपका एमसीक्यू है, दोनों ही आपके एमसीक्यू है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पूछेंगे तो वेनस आएगा, और रेड प्लेनेट आपका मार्स आएगा। दिस इज बिकॉज द सोयल ऑन द मार्स इज रेडिश इन कलर, क्योंकि जो मार्स की मिट्टी है वो लाल रंग की है, इसलिए लाल दिखाई देता है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड दस इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। देखिए अर्थ का आपको पता है कि 2/3 पार्ट किससे, वाटर से कवर्ड है, इसलिए अर्थ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए आसमान से कैसी दिखाई देती है, स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ड्यू टू दिस द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसीलिए क्या बोलते हैं हम अर्थ को, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। The four outermost planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much larger compared to the Earth and are mostly made of gases। अब जो लास्ट के 4 आउटर मोस्ट के प्लेनेट हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गया, ठीक है, ये अर्थ की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये गैसों से बने हुए हैं। These giant gaseous planets have large flattering like structure around them which are made of dust particle and rocky material। अब जो ये बहुत बड़े बड़े आपके प्लेन जायंट गैसों के जायंट किस लिए बोला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं अर्थ से। तो जो आपके जायंट टाइप के प्लानट हैं गैसों के भरे हुए, इनमें क्या है, आउटर रिंग बनी हुई है, जिसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल है और रॉकी मटेरियल भी है। जैसे कि आपको सैटर्न की रिंग दिखती होगी, जब भी कभी आपने सैटर्न प्लेनेट देखा होगा, उसके चारों तरफ आपने जरूर देखिए रिंग दिखती है ऐसे ऐसे करके सैटर्न प्लेनेट के, तो वो डस्ट की और कहीं की है, रॉकी मटेरियल की। तो प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। देखिए जितने भी ये प्लैनेट हैं उनमें से लगभग सभी सन से ही अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। सो द फार्दर दे आर द कोल्डर दे आर इन जनरल। तो जो सन से ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। द प्रेजेंस ऑफ एन एटमोसफेयर ऑन ए प्लैनेट कैन ट्रैप हीट विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लैनेट। अगर किसी भी प्लैनेट पर एटमोसफेयर है तो एटमोसफेयर ही वो चीज़ है जो कि सनलाइट को कैच करता है, ट्रैप करता है हीट को, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है, चेंज हो जाता है सिग्निफिकेंटली। तो दैट इज़ वाई वेनस फॉर एग्जाम्पल इज होटर देन मरकरी ऑल्दो इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। इसीलिए मरकरी कम गर्म है एज कंपेयर टू वेनस, क्योंकि वेनस पे क्या है, एटमोसफेयर है, ठीक है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है, लेकिन मरकरी पे एटमोसफेयर नहीं है, वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाता, इसलिए वेनस दूर होके भी इससे ज़्यादा गर्म है। तो देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो दैट लाइज फार्दर देन नेपच्यून एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए एक और है प्लेनेट की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है प्लूटो जिसका नाम है, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट टाइप है जो कि नेपच्यून की तुलना में बहुत दूर है और सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ मून। जो अर्थ का मून है हमारा उससे भी ज़्यादा छोटा है। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज कॉल्ड ए प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जब ये शुरू में डिस्कवर्ड किया गया था, कौन, प्लूटो, तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एज ए पार्ट हम काउंट करते थे। बट लेटर, लेकिन बाद में, व्हेन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006 रीडिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड ए प्लेनेट। जब ऐसे बहुत सारे सन के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स इनको वैज्ञानिकों ने पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो प्लेनेट है उसकी किसको हम पहले प्लेनेट बोलेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी प्लेनेट होने के लिए, उनको रीडिफाइन कर दिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में। तो तब ये एज पर दिस डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से दिस सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ क्या होता है, बोना,
बोना मतलब छोटा। तो अब इनको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं, प्लेनेट नहीं बोलते हैं। जो 2006 में IAU ने इसकी रिडिफाइन किया था प्लेनेट की रिक्वायरमेंट्स को, कि एक प्लेनेट होने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कैन वी आइडेंटिफाई ए प्लेनेट आल्सो द वे वी आइडेंटिफाई द कॉन्स्टलेशंस? तो जिस तरह से हमने कॉन्स्टलेशंस की पहचान की, क्या उसी तरह हम किसी प्लेनेट की पहचान कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। अमंग द प्लैनेट्स इट इज इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई वेनस विच इज वेरी ब्राइट। देखिए, जो जितने प्लैनेट्स हैं उनमें वेनस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकदार है। आफ्टर द सन एंड द मून वेनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन और मून के बाद में जो वेनस है वही सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में, जो हमें दिखता है। मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन आल्सो बी सीन विद द नेक्ड आई। देखिए, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया और सैटर्न हो गया, ये भी ऐसे ही बिना किसी दूरबीन के नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। दे आर सो फार अवे दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट्स जस्ट लाइक स्टार्स। ये इतनी दूर है कि ये हमें एक शाइनिंग डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई स्टार हो, तारा हो। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार्स? तो अब हम प्लैनेट और स्टार के बीच में किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि हमें दोनों ही चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये प्लैनेट है या स्टार है, कैसे पता लगाएंगे? अनलाइक प्लैनेट्स द स्टार अपीयर टू ट्विंकल ए लॉट। देखिए, प्लैनेट के उल्टे जो स्टार होते हैं वे ट्विंकलिंग करते हैं, उनमें कभी चमकेंगे, कभी फिर कम चमकेंगे, ज़्यादा टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। चलिए, मोस्ट ऑफ द ईयर वेनस कैन बी लोकेटेड आइदर एट डाउन और एट डस्क। देखिए, डाउन होता है अर्ली मॉर्निंग, डस्क होता है जब शाम छिपती है, तब जब सूरज सनसेट होने लगता है। तो पूरे साल में अधिकतर समय आप जो वेनस है, आपको वेनस प्लैनेट है, उसको अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में देख सकते हैं। व्हेन यू आर व्यूइंग एट डाउन लुक फॉर इट नियर द ईस्टर्न डायरेक्शन बिफोर सनराइज। अगर आप सुबह के टाइम देख रहे हैं तो इसको कहाँ देखना है? आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में देखना है, सूरज के निकलने से पहले, ठीक है। तो और व्हेन यू आर व्यूइंग एट डस्क लुक इट फॉर नियर द वेस्टर्न डायरेक्शन आफ्टर सनसेट। और अगर आप इसको शाम के टाइम देखना चाहते हैं, इवनिंग में, तो आपको कब देखना है? सनसेट के बाद में वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई? अब देखिए, हमने उनकी तो बात कर ली जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अब उन प्लैनेट को हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है टेलीस्कोप होता है। देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। टेलीस्कोप से देखते हैं ना हम उनको। While many of the objects in the sky can be seen with our naked eye directly, we can see them brighter and larger using a pair of binoculars or an instrument called a telescope, that is figure 12.8। ये दिखाया गया आपको टेलीस्कोप। आकाश में बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बिना किसी सहायता के हम केवल नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो हमारा टेलीस्कोप है, बाइनोकुलर या टेलीस्कोप है, उसकी हमें मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा चमकदार और बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं। ए टेलीस्कोप आल्सो हेल्प अस व्यू मैनी डिम ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आई डायरेक्टली। और टेलीस्कोप से हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी दिख जाते हैं जो हमें, मतलब जिनमें चमक उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम नेक्ड आई से देख सकें, वो हमें टेलीस्कोप की मदद से दिखाई दे जाते हैं। यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू ए टेलीस्कोप वेन एवर ए नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज इन योर रीजन। तो जब भी आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में कोई नाइट स्काई वॉचिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो, तो आप टेलीस्कोप के द्वारा स्काई को ऑब्जर्व करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके नियर रीजन में कब ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उच्च शिक्षण संस्थान है, जो स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नाइट स्काई वॉचिंग की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। देयर आर मैनी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमिक क्लब्स ऑल ओवर द कंट्री विच ऑर्गेनाइज स्काई वॉचिंग इवेंट्स पीरियडिकली। और इसके अलावा देश में बहुत सारे ऐसे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब हैं जो समय समय पर
स्काई वॉचिंग जैसे ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। तो म्यूजियम एंड प्लेनेटोरियम आल्सो ऑर्गेनाइज सिमिलर इवेंट्स। जो म्यूजियम होते हैं, प्लेनेटोरियम होते हैं, वो भी इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। देखिए हम जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर ये क्या करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। आर दे एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। क्या कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा हो? तो यस, हमें तो पता है, हमारा मून हमारी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। वी नो ना, जैसा कि हम देखते भी हैं उसको। तो चलिए अभी आगे हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट भी दो तरह की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक क्या होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट में आता है, मतलब जो नेचर ने खुद हमें दिया है। तो ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट। जो प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं ऑब्जेक्ट, उनको सैटेलाइट हम कहते हैं। दे आर सिमिलर इन साइज देन प्लैनेट। ये प्लैनेट के साइज के तुलना में छोटे होते हैं। तो मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स, सो दे आर स्मॉलर। ये प्लैनेट के साइज की तुलना में छोटे होते हैं। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स। जो मून होते हैं वो सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। द अर्थ हैज वन मून। अर्थ में केवल एक मून है। वाइल मार्स हैज टू मून्स। मार्स के दो मून है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मून्स। देखिए जुपिटर के, सैटर्न के, यूरेनस के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मून की बात कर लेते हैं। फिर जब हम मून के जिक्र कर ही दिया तो इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड ए मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कॉल्ड ए सैटेलाइट। तो जनरली अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की क्या कर रहा हो, रिवोल्यूशन कर रहा हो, परिक्रमा करता हो, उसे भी क्या बोलते हैं, सैटेलाइट ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन बी कंसिडर्ड ए सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ को भी हम सन की सैटेलाइट कह सकते हैं। समझ गए आप? तो अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो अर्थ है, सॉरी जो मून है हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको अर्थ का एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितने लगते हैं, 27 days लगते हैं। इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। ये स्पेस में हमारा सबसे ज़्यादा नज़दीक, हमारा नज़दीक का पड़ोसी है। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज हार्डली एनी एटमोस्फेयर ऑन द मून। देखिए अर्थ के विपरीत जो मून है उस पर वायुमंडल जो है, एटमोस्फेयर है, ना के बराबर है। हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ। तो अर्थ के कंपेरिजन में मून कितना बड़ा है? द मून इज अबाउट ए क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर। तो डायमीटर की अगर हम बात करें तो अर्थ से ये क्वार्टर साइज में है। अगर ये अर्थ का डायमीटर है तो इसका केवल 1/4 पार्ट इतना ही है बस। ठीक है, इसके डायमीटर के 1/4 पार्ट के बराबर ही है मून। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेटर्स। देखिए अगर हम मून की सरफेस को ध्यान से देखते हैं तो उस पर हमें सर्कुलर बॉल की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको क्रेटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉयड और रॉक फ्रॉम द स्पेस हिटिंग द मून सरफेस। तो जितने भी ये क्रेटर हैं, मोस्ट ऑफ द क्रेटर जो हैं वो बने हुए हैं किसकी वजह से? जो एस्ट्रॉयड होते हैं आसमान में, एस्ट्रॉयड इसकी सतह से टकराते हैं मून की और वो वहाँ पर गड्ढा बना देते हैं। क्रेटर कुछ नहीं है, गड्ढे हैं। ठीक है, मून की सरफेस पर जो एस्ट्रॉयड ने हिट कर करके बनाए हैं। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून, अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू में आता है। तो देखिए ये है क्रेटर जो आपको दिख रहे हैं। देखिए दूर से आपको जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, नज़दीक से ये क्रेटर है। वो काले धब्बे इसलिए आपको दिखते हैं बच्चों क्योंकि मून के पास खुद की कोई लाइट तो है नहीं, सन की लाइट से ही ये चमकता है। सन की लाइट से ही चमकता है ना ये। तो इन गड्ढों में सन की लाइट नहीं जा पाती है। इनमें क्या होता है, परछाई होती है सन की, क्योंकि जो क्रेटर है गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर कोई ऊंची चीज़ होगी तो उसकी जो परछाई है, ये परछाइयाँ हैं जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं, शैडो। ये क्या है, शैडोज हैं। और ये आपको नज़दीक से देखोगे तो इस तरह आपको गड्ढे दिखाई देंगे। देखिए ये भी छोटे छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं ये। ठीक है, ये कार्टोसैट, इसरो का जो कार्टोसैट सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उससे ली गई इमेज है मून की, बिल्कुल पास से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं।
एटमोसफेयर, वाटर और लाइफ ऑन द मून, दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। हमने लग रहा है ऊपर कुछ छोड़ दिया है, यस, यहां से, सिंस देयर इज नो एटमोसफेयर वाटर, नो एटमोसफेयर वाटर और लाइफ ऑन द मून। देखिए जैसा कि हमें पता है कि मून पर ना तो कोई एटमोसफेयर है, ना पानी है, ना ही लाइफ है। दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो इन सब के ना होने के कारण ये जो उस पे संरचनाएं हैं, ये उसकी सतह पर बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं मून के सरफेस पे। ऑल्दो द मून इज वेरी फार, ह्यूमंस हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर द अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून। देखिए यद्यपि जो मून है फिर भी 4 लाख किलोमीटर कम नहीं होता है, अराउंड बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। लेकिन इंसान ने मून को अच्छी तरह से समझने के लिए, खोजबीन करने के लिए इस पर क्या भेजे हैं, अपने स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं, अंतरिक्षयान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इंडिया हैज आल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशन, भारत ने भी 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए हैं टू स्टडी द मून, मून को स्टडी करने के लिए, एंड ए फर्दर मिशन इज बीइंग प्लान्ड। और इसके अलावा चौथे मिशन की भी तैयारी चल रही है, ठीक है, 3 भेजने के बाद, कि मून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जान सकें। टू इम्प्रूव और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, हमारे जो मून के बारे में हमें जानकारी है उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून चंद्रयान 1 वाज लॉन्च इन 2008। देखिए भारत ने चंद्रयान 1 जो मिशन था 2008 में लॉन्च किया था, ठीक है, मून के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। द सेकंड मिशन चंद्रयान 2 इन 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। द थर्ड मिशन चंद्रयान 3 वाज लॉन्च इन जुलाई 2023 एंड इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून ऑन 23 अगस्त 2023। तो जो थर्ड मिशन चंद्रयान 3 जो जुलाई 2023 में मून पे भेजा गया था, इसका लैंडर विक्रम जो कि अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था, आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। विद दिस मिशन इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव ए लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल। और इस मिशन के साथ ही भारत पूरे विश्व में वो पहला देश है जिसने मून के साउथ पोल के आसपास कोई भी अपना उपकरण उतारा है, कोई भी सैटेलाइट छोटी मोटा लैंड, किसी भी छोटी मोटी चीज़ को लैंड कराया है, ठीक है। टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 23 अगस्त टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। अब अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए, अपनी सफलता को बताने के लिए और आगे तक फैलाने के लिए 23 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ए फोर्थ मिशन Chandrayaan 4 is being planned, which aim to bring back soil and rock sample from the moon। एक चौथा मिशन जो कि आपका चंद्रयान 4 है, उसकी योजना बनाई जा चुकी है, जिसका टारगेट मून से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर वापस अर्थ पर आना है, ताकि यहाँ पे अर्थ पे हम उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। तो यहाँ तक तो बात हो गई नेचुरल सैटेलाइट मून की। चलिए अब एस्ट्रॉइड के बारे में जानते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं। द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप, जो सन है, प्लैनेट है, वो लगभग स्फेरिकल शेप के हैं। देर आर मैनी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में जो कि रॉकी है और शेप उनकी इरेगुलर है, टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे जिगजैग कैसी भी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। जिनकी शेप स्फेरिकल नहीं है उन्हीं ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज एस्ट्रॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन इन पाथ्स दैट लाइज बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो इनमें से बहुत सारे एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसी रीजन को, जो कि फिगर 12.7 में हमने देखा भी है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं इस रीजन को, मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड सन का चक्कर लगा रहे हैं। ओकेजनली एस्ट्रॉइड पास वेरी क्लोज टू द अर्थ। कभी कभी ये जो एस्ट्रॉइड हैं अर्थ के बहुत पास से होकर गुजर जाते हैं। द साइज ऑफ एस्ट्रॉइड आर फ्रॉम 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर। जो एस्ट्रॉइड का साइज है वो 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो एस्ट्रॉइड हमारे पास से गुजरते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर वो एंटर कर गए तो वो जल जाते हैं,
Now comet. Sometime we have visitors from the outer region of the solar system. देखिए, एस्ट्रॉइड तो वो है जो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है, बट कोमेट क्या होते हैं? कोमेट होते हैं धूमकेतु, इनको बोलते हैं। ठीक है, धूमकेतु जो कि आपके सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट दूसरे कहीं और से कभी कभी ये आपके सोलर सिस्टम में के रिज एरिया में पहुंच जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड कॉमेट्स। इन ऑब्जेक्ट्स की बहुत लंबी पूंछ दिखाई देती है, इनको क्या बोलते हैं? कॉमेट बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, गैस, रॉक एंड आइस। ये किसके बने होते हैं? डस्ट के, गैस के, रॉक के और आइस के बने होते हैं। एज ए कॉमेट अप्रोचेज क्लोज टू द सन। जैसे ही कोई भी कॉमेट सन के आसपास पहुंचता है, द फ्रोजन मटेरियल इन द स्टार्स इवेपोरेटिंग। तो जो उस पर जमा हुआ मटेरियल होता है वो क्या होता है? सन की गर्मी से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इवेपोरेटिंग मटेरियल फॉर्म द टेल ऑफ द कॉमेट। देखिए, जो ये मटेरियल इवेपोरेट हो रहा है यही उसकी कॉमेट की क्या है? टेल है। ठीक है बच्चों, तो comet appears dim as they move from the sun and then it's not possible to see them with the naked eye. अब जैसे जैसे ये कोमेट है सन से दूर जाने लगते हैं तो ये क्या धुंधले हमें दिखाई देने लगते हैं और एक सीमा के बाद में उन्हें बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह के देखना संभव नहीं हो पाता है, नेकेड आई से देखना। नो मैनी कोमेट हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए, सन के चारों ओर रिवोल्यूशन करने वाले बहुत सारे कॉमेट्स का पता लगाया जा चुका है। दीज कॉमेट अप्रोच क्लोज टू द सन पीरियडिकली। और ये जितने भी कॉमेट हैं इनमें से एक निश्चित समय अवधि के बाद ये सन के पास जाते हैं। हाउएवर देयर आर ए फ्यू कॉमेट दैट एस्केप एंड मूव आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे कॉमेट ऐसे होते हैं जो कि इससे हमारे जो ये सोलर सिस्टम है उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, few other comet get broken up or fell into the sun or other planets when they approach them। और इसके अलावा कुछ कॉमेट ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं सन या किसी ग्रह के पास पहुंचने के पर उनके ऊपर उनमें भी ये गिर जाते हैं कॉमेट। ठीक है, टूटकर बिखर जाते हैं। तो कॉमेट के बारे में आपको पता चला कि जो हमारी मतलब बाहर की जो ये है सोलर सिस्टम है उससे भी सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी चले जाते हैं, सन के चारों रिवॉल्व भी करते हैं और ये टूटकर बिखर भी जाते हैं किसी प्लेनेट या सन के ऊपर। वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्ट विच फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो अभी तक हमने उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना है जो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। विच आर दीज ऑब्जेक्ट्स? वे ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? देखिए, वो है सन है, आपके 8 प्लेनेट हैं, उनके मून्स हैं एंड मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एस्ट्रॉयड, कॉमेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है आपका? सन, 8 प्लेनेट, उनके मून, जो एस्ट्रॉयड है और कॉमेट है। ठीक है बच्चे, यही होता है ना आपके सोलर सिस्टम में जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो वही हमने डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी। वन फेमस कॉमेट इज द हेलेस कॉमेट विच अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स। एक प्रसिद्ध कॉमेट की अगर बात करें तो वो हेली कॉमेट है जो कि हर 76 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है। इट्स लास्ट अपीयरेंस वाज इन 1986। ये लास्ट 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, हेली कॉमेट। द सन अवर स्टार इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। जो कि सन है हमारा, वो भी एक स्टार ही है, तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑब्जेक्ट है। द सन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सन ही है जो कि पूरे सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी वही प्रोड्यूस करता है। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू द सनलाइट दैट दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस। तो जितने भी बाकी के सब ऑब्जेक्ट हैं वो उनकी सतह पर सन की जो सनलाइट पड़ती है उसी के रिफ्लेक्शन से चमकते हैं। इन संस्कृत एंड ए फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेजेज ए कॉमेट इज कॉल्ड धूमकेतु। देखिए, संस्कृत या कुछ दूसरी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में जो कॉमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। वेरियस ट्राइब्स इन इंडिया आल्सो कॉल इट पुच्छल तारा, तारो, स्टार विद ए टेल, और जेंडिया तारो, स्टार लाइक ए फ्लैग। और दूसरी भारत के बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको पुच्छा तारा या फिर झंडिया तारा, झंडे जैसा तारा भी कहते हैं इसको। इन मैनी कल्चर कॉमेट हैव बीन रेफर्ड and it was of comet have been feared।
एंड इट वाज अर्लियर बिलीव दैट कॉमेट ब्रिंग बैड लक। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कल्चर रहे हैं, सभ्यताएं रही हैं जिनमें लोग कॉमेट से डरते थे। तो ये भी माना जाता था कि जो कॉमेट है अपने साथ वो क्या लेके आते हैं, बैड लक, दुर्भाग्य लेकर आते हैं। हाउएवर थैंक्स टू साइंटिस्ट वी नो नाउ दैट दीज आर जस्ट आइसी रॉकी विजिटर्स मेकिंग ए ट्रिप क्लोज टू द सन। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका हमें आभार मानना चाहिए कि आज हम ये जानते हैं कि ये मात्र क्या है, आइस के चट्टाने हैं और ये केवल विजिटर्स हैं जो सन के पास से होकर गुजरते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो अब सोलर सिस्टम के आगे क्या है, ठीक है, इसके बाहर भी तो कुछ होगा, केवल सोलर सिस्टम तो पूरे हमारे अंतरिक्ष का अंत नहीं है। तो चलिए अब सोलर सिस्टम कहाँ में है वो चलते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है और हमारे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है। इन द मून लाइट नाइट स्काई व्यू फ्रॉम डार्क लोकेशन अवे फ्रॉम सिटी लाइट वन कैन सी एन एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट फ्रॉम नियर नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्काई। जैसा कि आपको इमेज में यहाँ दिखाया गया है, जब रात में चांद ना निकला हुआ हो और शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे वाली जगह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्काई में उत्तर के पास से, मतलब नॉर्थ के पास से साउथ तक आपको एक लाइट की धुंधली सी पट्टी दिखाई देती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको इसमें नीचे इमेज में दिखा है। दिस इज अवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। गैलेक्सी और आकाश गंगा, यही हमारा घर है जो हमारी गैलेक्सी है, जिसको मिल्की वे आकाश गंगा कहते हैं। गैलेक्सी हैज मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी में मिलियन से बिलियन स्टार हो सकते हैं। अवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लद्दाख से ये देखा गया है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का आपको दिख रहा है कि वाइट वाइट सा पूरा ये है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, इसी का हम पार्ट हैं। इसमें मिलियन टू बिलियंस वो है स्टार्स हैं और ऐसे मिलियन टू बिलियंस आकाश ये है सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो देर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं आउटर स्पेस में। साइंटिस्ट स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द स्टार गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। स्टार्स गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो स्टार की, गैलेक्सियों को, यूनिवर्स के रहस्यों को समझने के लिए स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। वी डू नॉट नो येट इफ लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं और जीवन है या नहीं है। द सर्च फॉर लाइफ हैज बीन डायरेक्टेड मोस्टली टुवार्ड्स एक्सोप्लैनेट, द प्लैनेट डिस्कवर्ड रिवॉल्विंग अराउंड अदर स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। तो सबसे पहले कहाँ खोजने की कोशिश करेंगे कि हमारी गैलेक्सी में जो दूसरे सोलर सिस्टम है उनमें जो प्लैनेट्स सन के अपने स्टार के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें। टिल नाउ साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ लाइफ बट दिस सर्च इज ऑन एंड कंटिन्यूइंग। लेकिन अभी तक जीवन के किसी भी अस्तित्व का कोई प्रमाण साइंटिस्ट प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन जीवन की ये खोज अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। नो व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। अब आपको पता चल गया कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर क्या है। इज देयर लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स में कहीं और भी जीवन है। तो अभी तक इसका हम कोई सबूत हमारे साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए हैं कि कहीं और भी जीवन है। तो देखिए इस तरह से चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट कीवर्ड और हम देख लेते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा, आपको समझ में कमी आएंगे। एस्ट्रॉयड होते हैं क्षुद्र ग्रह, और क्षुद्र ग्रह ड्रॉ होता है चित्र बनाना। कॉमेट होता है आपका धूमकेतु, एक्सप्लोर होता है खोज करना। कॉन्स्टलेशन आपकी तारामंडल होती है, आइडेंटिफाई किसी चीज़ को आपकी पहचान करना। मिल्की वे गैलेक्सी आपकी जो आकाश गंगा है, मंदाकिनी जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जर्व करना होता है किसी का चीज़ का अवलोकन करना। मून प्लैनेट, ये आपको पता है, मून आपका चंद्रमा है, प्लैनेट आपके ग्रह हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमा करना। सैटेलाइट क्या होती है, आपकी उपग्रह होती है। सोलर सिस्टम आपका सौर परिवार होता है, स्टार आपके तारे होते हैं, सन आपका सूर्य होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ में, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, और फिर एक और शॉर्ट वीडियो में जिसमें हम इसके MCQ जो आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो अपलोड होते ही इमीडिएट अवेलेबल हो जाए, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।